आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने ही आने वाला है, या तो वो आपके 8 मार्क्स के लिए आएगा, या वो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, या आपको केस स्टडी में आ सकता है, या डिस्टिंग बिटवीन और ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही। तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। अपना पेपर में 2 क्वेश्चन होता है। एक होता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है लॉन्ग आंसर के लिए, और एक आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन कि लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को सेम समझ लेते हैं और आंसर लिख के आते हैं, जो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइस। आपको ये प्राइस ध्यान रखना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपको ना 5 टाइप है। तो पहले मैं आपको 2 टाइप पढ़ाता हूँ, फिर 3 टाइप और पढ़ाता हूँ, जिससे हमारा ये 5 टाइप इजीली कवर हो जाएगा। तो पहला टाइप है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या नाम है पहले टाइप का? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होता है, स्लाइट और जीरो चेंज ब्रिंग इन्फिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। इसमें क्या होता है ना, जो प्राइस होता है ना वो स्लाइटली चेंज होता है, मतलब जैसे कुछ परसेंट फॉल होगा या तो राइज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट जिसकी वजह से ना डिमांड में ना बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। और ये ना एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो जो आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ये आपका कौन सा कंसेप्ट है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसके ऊपर भी आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सा कंसेप्ट है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। फिर आपको लिखा, जैसे एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल 10% फॉल इन प्राइस लीड्स टू इनफिनाइट राइज इन अ क्वांटिटी डिमांड। अब क्या इसका मतलब है कि जो प्राइस है, ये प्राइस है, समझो इसमें 10% या 2% 5% ऐसा फॉल हुआ, इसकी वजह से ना डिमांड में ना बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इनफिनाइट। कब तक चेंज हो गया? इनफिनाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ईडी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? इनफिनाइट। इसके ऊपर भी आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ पर भी एक तरीके से मैंने आपको समझाया, जैसे लिखा है इसका मतलब होता है परसेंटेज। ये जो आपको ट्राइंगल जैसे दिख रहा है, इसका मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पे हो गया परसेंटेज चेंज, और क्यू मतलब हो गया आपका क्वांटिटी डिमांडेड। तो ईडी इज इक्वल टू क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज, और इसका मतलब था चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब आप क्वांटिटी डिमांड और प्राइस को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? इनफिनाइट। इसीलिए आपका ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया? इनफिनाइट। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कैसा है? आपको यहाँ पर एक्स एक्सेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा? वाई एक्सेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका? क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्राइस। अभी प्राइस में जो भी फॉल या तो राइज हो रहा था, बट डिमांड क्या था? वो बढ़ते ही जा रहा था। जैसे देखो ये आपका प्राइस है, प्राइस आपका सेम है, या तो थोड़ा बहुत फॉल वगैरह है, बट डिमांड क्या हो रहा है ना, वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए ये क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्या रहेगा ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो ईडी है वो क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। और पैरेलल कहाँ होता है? पैरेलल की साइड नीचे साइड है ना, तो नीचे साइड कौन सा एक्सेस है आपका? एक्स एक्सेस। तो ये क्या होता है? पैरेलल टू एक्सेस है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज अ डिमांड कर्व, मतलब ये जो डी है ना, ये आपका क्या है? डिमांड कर्व है। और ये क्या है? पैरेलल टू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और पैरेलल टू एक्स एक्सेस। तो आपको इसमें क्या याद रखना है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, कि स्लाइट और जीरो चेंज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज होता है। और दूसरा एक ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। देन इसका आपको डायग्राम याद रखना, ये 3 चीज हो गया। और चौथा चीज आपको याद रखना, ईडी। ईडी इज इक्वल टू क्या होता है इसमें? इनफिनाइट। ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम लोग क्या करते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अभी हो सकता है पेपर में आपको डिस्टिंक्टिव आ जाए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो आपको क्या करना है, पहले जैसा ये मीनिंग जैसा लिखा हुआ है आपको ये लिख देना है, और सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, और थर्ड पॉइंट में आप क्या कर सकते हो? ईडी लिख सकते हो। जैसे इसमें ईडी इज इक्वल टू क्या होगा? इनफिनाइट। और इसमें तो जो होगा भी पढ़ते हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। अभी ना इसमें जो भी प्राइस में चेंजेस हो रहा है, चाहे वो अप जाए या डाउन जाए, उसका ना जो डिमांड है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल 20% फॉल
इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड, मतलब जो प्राइस फॉल हुआ 20%, बट उसका डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस केस में आपका ईडी कितना होता है, ईडी इज इक्वल टू होता है आपका 0। जैसे यहाँ पर आपको मैंने समझाया था, वैसे यहाँ पर भी समझाया। यहाँ पे लिखा है ईडी इज इक्वल टू, इसका मतलब था परसेंटेज, और ये ट्राइंगल जैसा था इसका मतलब था चेंज, और क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांड। तो इसका हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका क्या होना चाहिए आंसर 0, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा है ईडी इज इक्वल टू, तो जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है कितना है 0, और प्राइस में कितना चेंज हुआ 20% का यहाँ पे हुआ था ना फॉल, तो यहाँ पे 20% लिखा, तो 0 को 20 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आएगा 0। तो इस तरीके से आपका ईडी आ गया, ईडी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। देन हम लोग इसका क्या करते हैं ना, डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में भी कैसा सेम इसके तरह, यहाँ पर आपका एक्स एक्सेस, यहाँ पर वाई एक्सेस और यहाँ पे 0। एक्स एक्सेस पे आपको लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सेस पे लिखना है आपको प्राइस लिखना है। क्या लिखना है, प्राइस। अब इस क्वेश्चन में कैसे दिया है, समझो ना, ये प्राइस था आपका 10 रुपीज़ था, कितना था 10 रुपीज़ का प्राइस था। अब ना प्राइस ये अप हो गया, मतलब राइज हो गया, 10 से ना ये 15 रुपीज़ हो गया, कितना हो गया 15। बट जो डिमांड है, डिमांड में देखो कोई भी चेंज आ गया, डिमांड एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा था वो वैसा ही है। अब समझो ये प्राइस जो 10 रुपीज़ था वो अब 8 रुपीज़ हो गया, बट फिर भी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए एक एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग अपने घर पे नमक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नमक का समझो एक पैकेट जो आपका 1 kg का है वो आपको सपोज 20 रुपीज़ में आ रहा है, ठीक है। अब उसका प्राइस ना चेंज हो गया कि 20 रुपीज़ से ना अभी 10 रुपीज़ हो गया, तो क्या हम लोग 1 kg की जगह पे 10 kg ला के रखने वाले, क्या नहीं। हम लोग जितना डिमांड है, हमें महीने भर में 2 महीने में जितना नमक यूज़ होता है हम लोग उतना ही ऑर्डर करने वाले, उससे ज़्यादा मंगाने वाले क्या नहीं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था प्राइस फॉल हो जाए या राइज, जैसे अभी वही प्राइस आपका 20 का 30 हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नमक खाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, ये भी नहीं कर सकते, जितना है उतना ही करेंगे। तो जब आपका प्राइस राइज हो या फॉल हो बट डिमांड में कोई भी इफेक्ट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जो आपका लिख दिया। यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है तो आप वो भी कर सकते हो कि एक्स एक्सेस पे आपका क्या लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सेस पे क्या लिखा है प्राइस, और जब प्राइस राइज हुआ बट क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज हुआ, प्राइस फॉल हुआ तभी भी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपका डी है, डी हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, डी क्या आपका डिमांड का है। अब ये क्या था आपका पैरेलल टू एक्स एक्सेस, मतलब एक्स एक्सेस की साइड था। अब ये क्या होगा आपका पैरेलल टू वाई एक्सेस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, और ये इसका उल्टा क्या होता है वर्टिकल लाइन। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। एक बार मैं आपको क्विक थोड़ा बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, और इसमें ईडी इज इक्वल टू क्या होता है 0, एक ये चेंज था। और इसमें क्या होता है कि प्राइस में स्लाइट और 0 चेंज होता है, जिसकी वजह से इन्फिनाइट चेंज होता है, और इसमें प्राइस का चेंज होने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और ईडी याद रखना, ईडी इज इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनाइट है और यहाँ पे 0 है। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है और ये पैरेलल टू वाई एक्सेस होता है। अभी हमने 2 कवर कर लिया, अभी 3 कवर और करते हैं। कौन सा करना है, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। अभी हमने परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक को पढ़ लिया है। अभी हमें क्या पढ़ना है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये तीनों को मैं अभी आपको समझाने वाला। अगर आपको एक आ गया तो ये तीनों के मीनिंग लिखने में आपको एकदम आसानी रहेगा। पहले हम लोग पहले का पढ़ते हैं। जो थर्ड वाला आपका है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें ईडी इज इक्वल टू 1 लिखा है। ये कैसे आएगा मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देन डिमांड इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर आपने ये याद किया तो आपको ये तीनों में काम आने वाला है। जैसे इधर एक एग्जांपल से बताया हुआ है, इसी चीज को बताया हुआ है कि जो प्राइस है वो क्या हुआ ना 50% फॉल हुआ। कितना परसेंट फॉल हुआ 50%। बट जो डिमांड है वो भी कितना बढ़ा 50%। मतलब जितना फॉल हुआ और जो राइज हुआ दोनों क्या था सेम। जैसे 50% फॉल हुआ और 50% राइज होगा, दोनों भी क्या होगा आपका सेम हो गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आपने ये देखा था पहले भी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब कितना फॉल हुआ था 50 का, राइज कितना हुआ 50 का। जब आप दोनों को कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1।
इस तरीके से आपका ईडी इज इक्वल टू क्या आया 1। आपको याद क्या रखना है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देन इट इज सेड टू बी अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आपको एक एग्जांपल से बता दिया, यहाँ पर फॉल कितना हुआ था आपका 50%, राइज कितना हुआ 50%, दोनों सेम था, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप इसका डायग्राम समझ लेते हैं। अब डायग्राम में आपका एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या आएगा आपका प्राइस। ठीक है, अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना तो आप कर सकते हो। कैसे करते हैं हम लोग, ऑन एक्स एक्सिस वी मेजर्स क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन वाई एक्सिस वी मेजर प्राइस, एंड OP इज अ ओरिजिनल प्राइस एंड OQ इज अ ओरिजिनल क्वांटिटी। अभी यहाँ पर पहले क्या हुआ है, प्राइस आपका ये था, ठीक है, अभी ये P1 है, पहले प्राइस क्या हुआ आपका यहाँ पर फॉल हुआ, तो P1 इज अ चेंज इन प्राइस। आप ऐसा एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हो, वरना चलता है इसमें। तो आपका P से कितना हो गया P1, पहले कितना था प्राइस आपका यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। सपोज इसका प्राइस पहले था 100 रुपीज़, अभी फॉल हो गया 50%, तो कितने पे आ गया आपका 50 पे। और जो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड था वो भी आपका ना 100 रुपीज़ था। कितना था, आप 100 रुपीज़ के प्राइस पे 100 क्वांटिटी डिमांड करते थे। अब क्या हो गया ना, प्राइस फॉल हो गया, कितने परसेंट से 50% से, तो आपका प्राइस कितना हो गया अभी 50 रुपीज़, बट जो डिमांड है आपने वो क्या किया, इंक्रीज किया। कितने से इंक्रीज किया, 50 से, तो ये 100 का कितना हो जाएगा आपका 150। तो इस तरीके से आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाता है। इसमें क्या था आपका जितना प्राइस फॉल हुआ उतना क्वांटिटी राइज हुआ, तो जिससे दोनों भी सेम हुआ, इसलिए ईडी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। और एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसका कर्व, ये जो कर्व है, जो डीडी आपका, डीडी क्या है आपका, डिमांड कर्व है, और ये कैसे शेप में, ऐसा है ना, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो आपको लिखना पड़ेगा डिमांड कर्व रेक्टेंगल हाइपरबोला, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। देन आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों को मैं ना साथ में एक्सप्लेन करते जाता हूँ, बिकॉज दोनों में एकदम स्लाइटली चेंज है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अब आपने ये याद किया, आपको ये देखो याद आ जाएगा। कैसे लिखा है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस लीड्स टू अ मोर, यहाँ पर बस ये एक चीज याद रखना आपको, क्या ये मोर देन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखो यहाँ पे भी सेम लिखा था, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ proportionate change in a quantity demand then it is demand is said to be unitary। यहाँ पर भी सेम लिखा, बस यहाँ पर ऐड क्या हो गया आपका मोर होगा। मोर किस में रहेगा आपका, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। और जब आप रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में का, तो उसमें क्या करना है आपको, सेम लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस लीड्स टू अ लेस, यहाँ पर क्या रहेगा आपका लेस, बस ये आपको रखना है। यहाँ पे आपका मोर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा लेस, देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज सेड टू बी अ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अगर आपने एक याद किया, आपको तीनों में काम आने वाला है, तो आपको वो लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राइस है, प्राइस कितने से फॉल हुआ आपका 50% से, 50% से आपका प्राइस फॉल हुआ, बट जो क्वांटिटी डिमांड है ना वो 100% से बढ़ गया, डबल बढ़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। इसीलिए इसका जो ईडी आता है ना वो ग्रेटर देन 1 आता। आप कैसे 1 आता है वो देख लेते हैं। ये आपने बहुत बार देख लिया, अभी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ आपका 100%, आपने 100 ऊपर लिख दिया, और प्राइस कितना चेंज हुआ आपका 50 से, तो 50 आपने नीचे लिख दिया, और आपने ये 0 से ये 0 कैंसिल किया, 5 2 10, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 2 क्या है आपका 1 से ज्यादा है, इसलिए जो आपका ईडी आया वो ग्रेटर देन 1 आया। तो आपका इसमें क्या था, ईडी इज इक्वल टू 1, इसमें क्या था, ईडी इज इक्वल टू सॉरी ईडी इज ग्रेटर देन 1, ये हो गया। अब आपको ना इसका भी कर्व याद रखना है। इसमें क्या था, रेक्टेंगल हाइपरबोला, और इसमें आपको याद रखना है फ्लैटर। क्या याद रखना है, फ्लैटर। अब डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो जैसे ये आपका O है, ये आपका OP ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है। अब यहाँ पे प्राइस में कितना फॉल हुआ 50%, मतलब यहाँ से प्राइस कितने पे आ गया, इतने पे, तो इतना फॉल हुआ, बट जो आपका डिमांड है, डिमांड क्या हुआ 100% से, तो आपका डिमांड क्या हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और आपका ये डिमांड का वैसे आपने बना दिया, इसको बोलते हैं डिमांड का आपका क्या है, फ्लैटर। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि इन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज अ स्टीपर। ये ट्रू एग्री डिसएग्री में आ सकता है, आपको लिखना डिसएग्री, और एक्सप्लेन करने के लिए इसे एक्सप्लेन करना है।
देन आपका है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अभी आपने ये तो देख लिया था मीनिंग, अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या एग्जांपल लिखा है, 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांड। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस ना 50% से फॉल हुआ, बट डिमांड क्या हुआ, उससे भी कम परसेंट से राइज हुआ। कितने परसेंट से हुआ, उसके हाफ, मतलब 25% थे। तो इस केस में आपका जो ईडी आता है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आया था, यहाँ पे आपका कितना आएगा, लेस देन 1, बिकॉज क्या हुआ, जितना प्राइस फॉल हुआ उससे कम ही राइज हुआ आपका क्वांटिटी डिमांड। जैसे यहाँ पे क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 50, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.5। अब जो आपका 0.5 है वो क्या है, 1 से कम है, इसलिए क्या आ गया आपका ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे डी लिखना है, ओ और पी। ओ पी आपका क्या रहेगा, ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे प्राइस रहेगा आपका, और नीचे क्या रहेगा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, और ओ की क्या रहेगा आपका ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। अब क्या हो गया, आपका प्राइस 50% से फॉल हुआ, बट जो डिमांड राइज हुआ वो सिर्फ 25% से हुआ, इसलिए देखो ये डिमांड जो है वो कम राइज दिख रहा है। और ये आपका जो डिमांड कर्व है ये इसमें क्या है, स्टीपर। तो आपको ये पूरे में क्या क्या याद रखना है, पहले तो पांचों है ना, तो पांचों को आपको ईडी याद रखना है। पहला आपने किया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें ईडी इज इक्वल टू क्या आया था आपका, इनफिनाइट। फिर आपने किया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें ईडी इज इक्वल टू क्या आया था आपका, 0 आया था। देन आपने देखा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें ईडी इज इक्वल टू क्या आया, 1। फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो आपने इधर देखा, इसमें आया था ईडी ग्रेटर देन 1। और लास्ट वाला आपका इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें ईडी क्या आता है आपका, लेस देन 1। इस तरीके से आपका ये याद करना है पांचों। और क्या याद करना है आपको, पांचों का कर्व याद करना है। पहले वाले में क्या था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरे वाले में क्या था, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और तीसरे में क्या आया था आपका, रेक्टेंगल हाइपरबोला। और चौथे में इधर आया था फ्लैटर, और लास्ट वाले में स्टीपर। तो ये इस तरीके से आपका ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को ये समझा होगा, नहीं समझा होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। क्या करते हैं ना हम लोग शॉर्ट में ना रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा हुआ था। जैसे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोगों ने ये 5 टाइप सीखा था। पहला था आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपको ना सबके ईडी याद करने। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईडी इज इक्वल टू क्या था आपका, इनफिनाइट। और इन इलास्टिक में क्या था, लेकिन परफेक्टली याद ना, परफेक्टली इन इलास्टिक में आप क्या था, ईडी इज इक्वल टू क्या था, 0। एंड यूनिटरी इलास्टिक में ईडी इज इक्वल टू क्या था आपका, 1। और रिलेटिवली इलास्टिक क्या था, रिलेटिवली, यहाँ पे कंफ्यूज होता है कभी कभी कि यहाँ पर भी इलास्टिक है और यहाँ पर भी इलास्टिक डिमांड, बट ये क्या है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, एंड ये क्या आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। जब आपका परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनफिनाइट। और जब रिलेटिवली रहेगा तो ईडी क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 1। और रिलेटिवली इन इलास्टिक सेम इसके तरह, उसमें क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1। और आपको इसका ना कर्व याद रखना है। पहले में क्या था आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दूसरे में क्या था वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, एंड द थर्ड वाला था वो आपका रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में साथ पूछा हुआ है ऑलरेडी, और ये आपको केस स्टडीज में भी आए हुए हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या है, ये फ्लैटर होता है, और रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या होगा, स्टीपर। तो इस तरीके से हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया।